वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो मूवी हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, बड़ी इमोशनल है क्योंकि इसमें गांव के लोअर कास्ट का आदमी अपनी बच्ची को एक स्कूल जिसमें सिर्फ अपर कास्ट के बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें पढ़ाने के लिए कितनी मशक्कत करता है। ये सब कुछ दिखाया गया है बहुत ही इमोशनल तरीके से। अंत तक जरूर देखना दोस्तों। ये रहा मूवी का नाम आपके सामने। तो मूवी की शुरुआत गंगा नाम के आदमी से होती है जिसे पटेल और उसके गुंडों ने बंदी बना के रखा होता है। पटेल अपने गुंडों से कहकर वो पौधा मंगवाता है जिस पौधे का दूध अगर आंख में डाल दिया जाए तो इंसान अंधा हो जाता है, वो भी सिर्फ 6 से 8 घंटों के अंदर। बेचारा गंगा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और पटेल उसकी आंखों में उस पौधे का दूध लगा देता है। जिसके बाद वो गंगा से कहता है कि तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो जाओ और जल्दी से बलि देने वाला मेंढा लेकर आ जाओ जिसे 12 साल से पूरे गांव वालों ने संभाल के रखा हुआ है ताकि कल के दिन उसकी बलि दे सके। लेकिन तूने उस मेंढे का पता नहीं क्या किया। अगर कल तक वो मेंढा नहीं मिला तो उस मेंढे की जगह तेरी बेटी की बलि दी जाएगी। इतना कहकर पटेल तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके गुंडे गंगा से लड़ने लगते हैं। पर अपनी बेटी की खातिर गंगा, जो ढंग से देख तक नहीं पा रहा था, वो सारे गुंडों का मुकाबला करके उस मेंढे को लाने के लिए निकल जाता है। अब हमें करीब 24 साल पहले का सीन दिखाया जाता है ताकि हम जान पाए कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो आज से 24 साल पहले गांव में एक बीमारी फैल गई थी जिसकी चपेट में आकर लोग मरने लगे। गांव के लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्हें बीमारी की वजह तक मालूम नहीं पड़ पाई। इतना ही नहीं, गांव में पिछले कुछ सालों से बारिश तक नहीं हुई थी। गांव का काफी बुरा हाल हो चुका था। उसी गांव में एक पटेल परिवार रहता था जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे। उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य को एक रात एक सपना आया जिसमें उसने बालाम्मा देवी को देखा। तो उन्होंने पटेल को बताया कि गांव वालों को बालाम्मा देवी की पूजा करनी होगी और एक मेंढा पालना होगा जिसे आज से ठीक 12 साल के बाद बलि देनी होगी। जिस दिन एक काम होगा उसी दिन से गांव में तेज बारिश होगी और गांव की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए पूरे गांव वाले एक मेंढे के बच्चे को पालने लगे। अपनी जान से ज्यादा वो उसकी रक्षा करते ताकि ये मेंढा 12 साल बाद गांव की सारी परेशानियों को खत्म करने का जरिया बने। लेकिन कुछ सालों के बाद पटेल परिवार के बड़े सदस्य का देहांत हो गया। उसकी जगह पटेल जूनियर को मिली। और दोस्तों, ये पटेल जूनियर वही मूवी की शुरुआत वाला सेम आदमी है जो गंगा को मार रहा था। ये पटेल अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसके पिता कभी कास्ट वगैरह को नहीं मानते थे, लेकिन पटेल गांव में कास्ट सिस्टम लेकर आ गया। गांव में जो भी अपर कास्ट का इंसान होता उसी को सारी चीजें मिलती, उसी के ही बच्चे स्कूल में जाया करते। बाकी लोअर कास्ट वालों को तो पढ़ाई के आसपास तक भटकने नहीं दिया जाता। गांव की 95% आबादी तो लोअर कास्ट की ही है। इससे सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि अब पटेल ही एक जरिया था जो मेंढे की बलि देगा। गांव वालों पर कभी कोई मुसीबत आती थी तो पटेल के पिता के ऊपर बालामा देवी आ जाती जो गांव वालों को उनकी मुसीबतों का समाधान देती। लेकिन ये पटेल इतना बुरा इंसान है ना कि बालामा देवी कभी इसके ऊपर आती नहीं, पर फिर भी वो गांव वालों के विश्वास के साथ खेलते हुए उन्हें यही कहता है कि मेरे ऊपर भी बालामा देवी आती है। वो उन्हें नाटक करके भी दिखाता है। बेचारे भोले भाले गांव वाले उसकी बातों में आकर उसे सच मान लेते। अब हमें गंगा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां उसे और उसके जुड़वा भाई को जन्म देते ही उसकी मां ने अपना दम तोड़ दिया था। इसीलिए गंगा के पिता ही दोनों भाइयों को माता पिता का प्यार देते हैं। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं जहां एक दिन गंगा के पिता दोनों भाइयों को कुएं के अंदर तैरना सिखा रहे होते हैं, जबकि कुएं के बाहर एक बोर्ड भी लगा होता है कि यहाँ पर तैरना मना है। नीचे रस्सियां वगैरह पड़ी हुई है जिसमें फंसकर जान भी जा सकती है। लेकिन ना तो गंगा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पिता। उन्हें पता ही नहीं चला कि बोर्ड पर क्या वार्निंग लिखी हुई है। इसीलिए दोनों भाई आराम से कुएं के अंदर तैरने की प्रैक्टिस करने लगे। तभी गंगा के पिता ने जो बकरियां पाली थी उसमें से एक बकरी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो वो अपने दोनों बच्चों को बाहर आने को कहकर बकरी की मदद करने को चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर यह होती है कि गंगा तो बाहर आकर अपने पिता के पास चला जाता है, लेकिन उसका जुड़वा भाई जब बाहर आने की कोशिश करता है ना, तभी रस्सियों में वो बुरी तरह से फंस जाता है जिससे वो बाहर नहीं आ पाता। फिर थोड़ी देर में जब गंगा नए जन्मे बकरे के बच्चे को लेकर आ जाता है ना अपने भाई को दिखाने, तो वहां उसे बस अपने भाई की लाश मिलती है जो कुएं में तैर रही थी। ये देखकर गंगा और उसके पिता दोनों को सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। अब कुछ दिनों के बाद गांव में शहर से एक डॉक्टर आता है ताकि जांच कर सके कि गांव में कौन सी बीमारी फैली हुई है। वो सभी गांव वालों को ब्लड सैंपल ले लेता है। जाते हुए फिर रास्ते में उसे गंगा के पिता दिखाई देते हैं। डॉक्टर उससे उसके दूसरे बेटे के बारे में पूछता है कि तुम्हारा दूसरा वाला बेटा कहाँ पर है। गंगा के पिता उसको सारी बातें बताते हैं। डॉक्टर कहता है कि अगर थोड़ी भी पढ़ाई की होती तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता, क्योंकि कुएं के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन तुमने वो पढ़ा ही नहीं। तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, कम से कम गंगा को तो पढ़ा दो, उसको भी अपनी तरह बकरी चलाने वाला बनाओगे क्या। ये बात गंगा के पिता के दिल पर लग जाती है। तो वो बड़ी उम्मीदों के साथ पटेल के पास आकर कहता है, पटेल साहब, मेरा बेटा गंगा स्कूल में पढ़ना चाहता है,
आपकी मेहरबानी होगी अगर आप उसे एडमिशन दिलवा दें। पटेल तो ये सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गंगा का पिता लोअर कास्ट से आता है और स्कूल में सिर्फ अपर कास्ट के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। पटेल को डर है कि अगर गांव वाले पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा। जो मैं कहूंगा वो लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए पटेल नहीं चाहता कि लोअर कास्ट के बच्चे स्कूल जाकर एजुकेशन हासिल करें। इसीलिए वो गंगा से कहता है कि जा जरा बलि देने वाले मेंढे पर ये पवित्र पानी डाल कर आ, तब तक मैं तेरे पिता से बात करता हूँ। गंगा जैसे वहां से जाता है, पटेल उसके पिता को बहुत मारता है, इतना मारता है कि बेचारे की वहीं पर जान चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब गंगा वापस आता है तो बेचारे को अपने पिता की लाश ही दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तो बिल्कुल सदमे में चला जाता है, क्योंकि बेचारे ने अभी अभी अपने भाई को खोया और उसके बाद उसके पिता ही उसका सहारा थे, लेकिन वो भी चले गए। लेकिन यहाँ गंगा ठान लेता है कि मैं पटेल की सच्चाई गाँव वालों के सामने लाकर रहूंगा, अपने पिता की मौत को मैं बर्बाद जाने नहीं दूंगा। अब ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। गंगा गांव वालों को बताने की बहुत कोशिश करता है कि पटेल ढोंगी आदमी है, उस पर बालामा देवी नहीं आती क्योंकि उसने पाप ही इतने किए हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। गांव वाले भी पटेल के फैलाए हुए झूठ में अंधे हो चुके थे। उसी के साथ साथ शहर वाले डॉक्टर को पता चल जाता है कि गांव में कौन सी बीमारी फैली हुई है। वो हमेशा गांव वालों के लिए दवा लाया करता है, लेकिन गांव के अंदर आने से पहले ही पटेल अपने गुंडों के साथ उसे रोक लेता है, क्योंकि लोग इसी बीमारी की वजह से तो पटेल पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो बालामा देवी से रिक्वेस्ट करके गांव की बीमारी ठीक करेगा। अब बीमारी खत्म हो जाएगी तो पटेल को लोग भाव देना कम कर देंगे। इसीलिए वो डॉक्टर से सारी दवाइयां लेकर फेंक देता है और आइंदा किसी को भी दवाई देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि पटेल के खिलाफ जाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पाता और दवाइयां ना देकर गाँव वालों को पैम्पलेट बांट देता है, जिसमें बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए वो लिखे होते हैं। अब पटेल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि गाँव वाले पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो पैम्पलेट का करेंगे क्या। अब अगले सीन में जब पटेल रास्ते से जा रहा होता है तभी वहां पर गंगा पहुंच जाता है, जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, क्योंकि गांव वाले भले पटेल से डरते हों लेकिन गंगा बिल्कुल नहीं डरता। इस चीज से पटेल को गुस्सा आ जाता है तो वो अपने गुंडों से उसकी पिटाई भी करवा देता है। गंगा जब मार खाकर जमीन पर गिर जाता है ना, तब वहां पर भुजी नाम की एक लड़की आती है, जो अपने दुपट्टे को फाड़ कर गंगा के घाव पर बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। साथ ही वो गंगा से ये भी कहती है कि किसी को हो ना हो, पर मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी कहते हो सच कहते हो, कि ये पटेल लोगों को बेवकूफ बनाता है। तभी वहां पर भुजी का भाई विनोद आकर उसको अपने साथ लेकर जाता है। गंगा को किसी ने पहली बार कहा था कि उसे गंगा की बातों पर भरोसा है, क्योंकि बाकी सारे लोग जब भी वो पटेल के बारे में कुछ कहता तो गांव वाले उसकी पिटाई कर देते और उसको यहाँ तक कि पागल भी कहते। इसी वजह से गंगा सारा दिन बुज्जी के बारे में सोचने लगता है। उसी के साथ साथ बुज्जी भी कभी रास्ते में गंगा को देखती है तो उससे बात करने चली जाती है, जिससे यहाँ साफ लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। लेकिन इस रिश्ते से विनोद बिल्कुल राजी नहीं होता। वो अपनी बहन का हाथ एक ऐसे लड़के को नहीं दे सकता जिसे सारे गांव वाले पागल कहते हैं, क्योंकि सोचता है कि इससे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब बुज्जी और गंगा साथ में होते हैं, तभी वहां पर विनोद का दोस्त आकर गंगा को मारने लगता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी बुज्जी के साथ रहने की है। वो विनोद के कहने पर ही गंगा को मार रहा होता है, लेकिन ये लड़ाई भुजी रुकवा देती है। तो विनोद उससे कहता है कि हमारे माता पिता के जाने के बाद मैंने ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए मैं तो तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तेरी भी गंगा की तरह गांव वालों की नजर में कोई इज्जत ना हो। वैसे भी उससे शादी करने के बाद तेरा भी वही हाल होगा जो गंगा का हो रहा है। ये सुनकर भुजी उदास हो जाती है। वो गंगा को छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो उससे कह देती है कि हम दोनों का मिलना अब सही नहीं है। मेरे भाई को अगर ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। बेचारे गंगा का दिल टूट जाता है ये सुनकर। उसे भी पता है कि भुजी ये चीज खुद की मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि अपने भाई की जबरदस्ती से कर रही है। इसके बाद तो विनोद भुजी की शादी अपने दोस्त से करवा रहा होता है, पर तभी शादी में गंगा पहुंचकर भुजी से कहता है कि एक बार दिल से कहो कि तुम्हें शादी खुद करना चाहती हो। अगर तुमने कह दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। भुजी उसको मनाने की कोशिश करती है कि चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन तभी विनोद का दोस्त सबके सामने भुजी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़े होकर उससे बात कर रही है। यहाँ हमारी शादी होने वाली है और बड़ी आई उसको समझाने वाली। चल चल अब जल्दी से शादी की रस्में पूरी कर। ये सुनकर गंगा को इतना गुस्सा आता है ना कि वो एक ऐसा मुक्का विनोद के दोस्त को मारता है कि उसकी हालत वहीं पर खराब। लेकिन विनोद चुपचाप वहां खड़ा होकर सब देख रहा होता है। भुजी को भी समझ आ जाता है कि जिससे उसकी शादी हो रही है उसके साथ रहकर तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, और वो सोचती है कि जैसा मेरा भाई अभी खड़े खड़े देख रहा है ना, वैसे भी अगर शादी हो गई तो बाद में ऐसे ही देखता रह जाएगा। इसीलिए वो गंगा के साथ भाग जाती है दोस्तों,
और दोनों मंदिर में आकर शादी कर लेते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है, गंगा और भोजी को एक प्यारी सी बेटी भी होती है जिसका नाम वो सरस्वती रखते हैं। साथ ही विनोद ने भी गंगा को एक्सेप्ट कर लिया था। 4 लोगों का ये परिवार हंसी खुशी गांव में अपना जीवन गुजारने लग जाता है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाते हैं जहां सरस्वती थोड़ी बड़ी हो चुकी है। गंगा उसे स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्योंकि जो सपना उसके पिता ने देखा था उसे पढ़ाने का, वो तो पूरा हुआ नहीं, पर अब गंगा अपनी बेटी को पढ़ाकर अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता है। लेकिन वही दोस्तों, अभी भी सबसे बड़ी मुसीबत है पटेल। स्कूल में सिर्फ अपर कास्ट के बच्चों का एडमिशन होता है, तो गंगा स्कूल के टीचर प्रशांत से बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि देख लीजिए प्लीज, सरस्वती का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। लेकिन प्रशांत इसके लिए मना कर देता है क्योंकि पटेल को पता चला तो वो उसको नौकरी से निकाल देगा, क्या पता जान से भी मार दे। इसीलिए वो सरस्वती का एडमिशन नहीं करवाता। पर गंगा हार मानने को तैयार नहीं था। प्रशांत जब भी सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए रास्ते में होता तो गंगा खुद अपनी बेटी के साथ उसके पैरों पर गिर जाता कि मेरी बेटी को पढ़ा दीजिए। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद प्रशांत कहता है कि मैंने सुना है जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें बड़े मीठे शहद होते हैं, जा उसे लेकर आजा, मैं तेरी बेटी को पढ़ा दूंगा। पर हाँ, स्कूल में तो नहीं, लेकिन रास्ते में सबसे छुपा कर उसे पढ़ा दूंगा। ये सुनकर गंगा खुश हो जाता है और तुरंत उसे शहद को लाने के लिए चला जाता है। कई सारी मधुमक्खियां उसे काट भी लेती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और शहद लेकर प्रशांत के पास पहुंच जाता है। इसके बदले प्रशांत सरस्वती को कुछ शब्द बोलना और लिखना सिखाता है। गंगा अब डेली प्रशांत के लिए स्कूल पहुंचने से पहले सरस्वती के साथ उसके पास पहुंच जाता है ताकि प्रशांत उसकी बेटी को पढ़ा सके। प्रशांत भी बड़ा लालची आदमी है वैसे, वो एक से बढ़कर एक काम गंगा से करने को कहता है और उसके बदले वो थोड़े थोड़े शब्द सरस्वती को सिखाता। तो एक बार तो वो गंगा को ऐसा काम करने को कहता है जिसे सुनकर तो रूह कांप जाए। वो गंगा को पटेल के घर से भगवान की जो सोने की मूर्ति है उसे चुराने को कहता है। बिल्कुल सांप के बिल में हाथ डालने जैसा काम दोस्तों। बेचारा गंगा अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है तो वो इस काम के लिए मजबूरन मान जाता है और रात को चुपके से पटेल के घर में घुसकर मूर्ति भी चुरा लेता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है ना, सामने पटेल अपने कुत्तों के साथ खड़ा दिखाई देता है जिसने गंगा को घुसते हुए देख लिया था। पटेल गंगा से कहता है कि तेरे ऊपर तो भरोसा है मुझे कि अपने फायदे के लिए तू मेरे घर में घुसकर भगवान की मूर्ति नहीं चुराएगा। जरूर ये करने के लिए किसने तुझे मजबूर किया होगा, बता किसने कहा तुझसे मेरे घर में चोरी करने को। पर यहाँ गंगा प्रशांत का नाम नहीं लेता, वरना नाम ले लिया तो लेने पर पटेल उसे मार देगा। और इस चीज से पटेल को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने कुत्तों को गंगा के ऊपर छोड़ देता है। बेचारे गंगा को काट काट कर वो कुत्ते बुरी हालत कर देते हैं, लेकिन तब भी वो प्रशांत का नाम नहीं लेता। इसीलिए पटेल अपने गुंडों से कहता है कि जाओ और पता लगाओ कि किसने इसे चोरी करने को कहा। गंगा के नाम न बताने से पटेल का खून खौल जाता है कि इतना मार खाने के बावजूद भी ये नाम बताने को तैयार नहीं हुआ। अगर ऐसा ही रहा तो ये गंगा मेरे लिए मुसीबत की घंटी बन जाएगा। इसको ऐसे ही मार भी नहीं सकता, सारे गांव इसको पहचानता है, तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। इसीलिए वो बलि देने वाला मेंढा चुरा लेता है जो कि गंगा की निगरानी में ही था। वो अपनी जान से भी ज्यादा मेंढे को संभालता था, पर तब भी वो गुंडे मेंढे को उससे चुरा लेते हैं। अब मेंढा चोरी होने से पूरे गांव वाले भड़क जाते हैं कि हमने 12 साल से मेंढे को संभाला और तुमने ऐसे ही 2-3 दिन में उसे गुम कर दिया। 1 हफ्ते के बाद उसकी बलि देनी है, अगर वो मेंढा नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। तब पटेल वहां पर आता है और मेंढे को गुम करने के आरोप में गंगा और उसके परिवार को गांव से बाहर कर देने का आदेश देता है। कहता है कि ये लोग अब से गांव के बाहर जंगलों में रहेंगे, कोई गांव का इंसान इनको खाना पानी तक नहीं देगा। उसी के साथ साथ 1 हफ्ते के अंदर गंगा को मेंढा ढूंढ कर लाना होगा। अगर वो नहीं ला पाया तो समझ जाना बालामा देवी का प्रलय गांव में आ जाएगा। ये सुनकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और तुरंत गंगा, उसकी पत्नी और बेटी को गांव से बाहर कर देते हैं। इसीलिए गंगा गांव के बाहर लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाता है ताकि रात गुजारने के लिए छत का बंदोबस्त हो जाए। दूसरी तरफ पटेल के गुंडों को पता चल जाता है कि प्रशांत ने ही मूर्ति चुराने के लिए कहा था गंगा को और इसके बदले में वो उसकी बेटी को पढ़ा भी रहा था। पटेल इस चीज से गुस्सा हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पे आ रहा होता है कि आखिर प्रशांत की हिम्मत कैसे हुई उस नीच सरस्वती को पढ़ाने की। इसी पढ़ाई को खत्म करने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये मेरे दुश्मन की बेटी को पढ़ाने चला। वाह! वो तो मार मार कर प्रशांत की जान ले लेता, लेकिन उसका छोटा बेटा उसको रोक लेता है। इसीलिए अपने बेटे के खातिर वो प्रशांत की जान बख्श देता है। लेकिन जब प्रशांत को पता चलता है कि गंगा को पटेल ने कुत्तों से कटवाया लेकिन तब भी उसने मेरा नाम नहीं लिया, तो वो सीधे गंगा के पास आता है और कहता है कि मैं तो लोअर कास्ट के लोगों को बुरा समझता था, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि हम जैसे अपर कास्ट के लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुझे माफ कर देना यार, जो मैंने तेरी बेटी को पढ़ाने के लिए तुझसे ऐसे काम करवाए। तू जा और मेंढा ढूंढ
अब पटेल क्या, उसका बाप भी क्यों ना आ जाए, वो मुझे तेरी बेटी को पढ़ाने से रोक नहीं सकता, मैं पढ़ाऊंगा तेरी बेटी को। ये सुनकर गंगा एकदम से खुश हो जाता है कि अब मेरी बेटी भी अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगी। अब गांव के लोग आकर गंगा से कहते हैं कि अगर तुम वो मेंढा ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ के मंदिर जाकर खुद को 1000 कोड़े मारने होंगे, तो दूसरे मंदिर में जाकर 100 नारियल फोड़ने होंगे, तो कहीं और के मंदिर का नाम बताकर कहते हैं कि वहाँ लावे के ऊपर तुम चलोगे तो तभी वो मेंढा तुम्हें मिलेगा। बेचारा गंगा हर वो चीज करता है जो गांव वालों ने उससे कहा होता है करने को। इतना खुद को टॉर्चर कर लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देवी का त्रिशूल तक अपने जीभ के आर पार कर लेता है वो। सच कह रहा हूं दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। इतने खतरनाक से खतरनाक चीज गंगा खुद पर करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तो वहीं वो पटेल गांव वालों के सामने बालामा देवी बनकर नाटक करता है। कहता है, मैं देख पा रही हूँ कि वो मेंढा अभी कहाँ है। यहाँ से दूर एक वाटरफॉल है, उसके नीचे काली माता का मंदिर है। अगर कोई वहां जा सकता है तो उससे वो मेंढा मिल जाएगा। अब यहाँ दोस्तों पटेल का प्लान यह है कि वो खुद तो गंगा को मार नहीं सकता, तो वो इस तरह से गंगा को मारेगा, क्योंकि वाटरफॉल से नीचे गिरकर बचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए गांव वाले तुरंत आकर गंगा को सारी बातें बताते हैं कि तुम्हें वो मेंढा वहां मिलेगा, वाटरफॉल के नीचे। इसलिए गंगा अपनी जान की परवाह किए बगैर पटेल द्वारा बताई जगह पर चला जाता है, इस उम्मीद में कि एक बार वो मेंढा मिल जाए तो उसकी बलि देकर गांव वालों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बताओ यार, ऐसे गांव वालों के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है, जो उसको एक दुश्मन से कम नहीं समझते। मुझे को तो पता था कि इस काम में गंगा की जान भी जा सकती है, लेकिन वो इससे बिल्कुल नहीं घबराती। गंगा के साथ कोई दूसरा हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान उसके साथ है और उसके होते हुए कोई गंगा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वो पटेल के पास आकर कहती है, तू गंगा को इसलिए वाटरफॉल में भेज रहा है ताकि वो गिरकर मर जाए। अरे देख लेना, वो वापस आएगा और मेंढा साथ लेकर आएगा। तेरे जैसे कायरों की बोली से वो डरता नहीं, समझे। ये सुनकर पटेल को फिर से गुस्सा आ जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि गंगा तो गंगा, अब ये भी आंख उठाकर मुझसे बात करने लगी है। इसीलिए वो पूरे गांव वालों के सामने बुझी को बहुत मारता है। मार मार कर वो खून से बुझी को नहला देता है, लेकिन गांव वालों की आंखों पर पटेल की पट्टी बंधी होती है। वो सब कुछ बुझी के साथ होने देते हैं, बस देख रहे होते हैं खड़े खड़े। कोई भी बेचारे की मदद करने को आगे नहीं आता। अब बुझी ऐसी हालत में अपनी झोपड़ी में आती है। उसको देखकर गंगा घबरा जाता है कि बुझी तुम्हें क्या हुआ, किसने किया ये सब कुछ। बुझी कहती है, किसने किया? पटेल हमें डराना चाहता है ताकि हम उसके रास्ते से हट जाएं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम कल सरस्वती को स्कूल लेकर जाना और सबके सामने उसे स्कूल के अंदर ले जाकर प्रशांत सर को पढ़ाने को कहना। इससे देखना पटेल का घमंड जरूर टूटेगा। ये सुनकर गंगा कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही उसे स्कूल लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो अगले दिन ही सरस्वती को साइकिल पर सवार करके स्कूल की ओर जाने लगता है। ये देखकर पूरे गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसको रोक सके, क्योंकि पटेल ने बालामा देवी बनकर सारे गांव वालों से ये कह दिया था कि अगर कोई भी लोअर कास्ट का कोई इंसान स्कूल में पढ़ाई करेगा तो गांव में तबाही आ जाएगी। इसीलिए गांव वाले गंगा को रोकने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई इस गली से तो कोई उस गली से निकलकर जो सामान मिलता उससे ही मार मार कर गंगा को रोकने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी गंगा सारे चोटों को खुद पर सहते हुए स्कूल के गेट तक पहुंच जाता है, जहां प्रशांत उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वो स्कूल के अंदर जा पाता, गांव के लोग बेचारी छोटी सी सरस्वती पर पत्थर फेंक देते हैं ताकि उसकी वजह से तो गंगा स्कूल में जाने से रुक जाए। इसीलिए गंगा सब कुछ छोड़कर सरस्वती को उठाता है और तुरंत अपनी झोपड़ी की ओर भागता है। बेचारे के पास कोई ढंग की दवा भी नहीं है जिससे वो सरस्वती का घाव ठीक कर पाए। तब गांव के कुछ अच्छे लोग, जिन्हें गंगा और उसके परिवार पर दया आ जाती है, वो हल्दी वगैरह लेकर आ जाते हैं उनको देने के लिए ताकि चोट ठीक हो जाए। वो गंगा से कहते हैं कि क्यों गंगा, आखिर क्यों अपनी बच्ची की जान खतरे में डालकर उसको पढ़ाना चाहता है। मतलब उस पटेल से पंगा, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। पर तब शहर के डॉक्टर ने जो पैम्पलेट बांटा था जिसे गांव के लोग पढ़ नहीं पाए थे, वो पैम्पलेट सरस्वती पढ़कर सभी को सुनाती है, जिसमें उस बीमारी के वो सारे लक्षण लिखे हुए होते हैं जो गांव वालों के साथ हो रहे हैं और कैसे बीमारी को रोका जा सकता है इसके बारे में भी उसमें लिखा होता है। जैसा कि सफाई का ख्याल रखें, गंदा पानी जमा ना होने दें, जिस पानी से नहाते हैं उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। इस तरह के काम करने से बीमारी खत्म हो सकती है। ये सुनकर जितने भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो सभी शांत हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि जो लक्षण पैम्पलेट में लिखा हुआ है वही चीज हमारे अपनों के साथ हो रही है और जो करने के लिए मना किया गया है वही हम करते हुए आ रहे हैं। गंगा कहता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा होता तो अब तक कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। हमारे गांव में देवी का कहर नहीं आया,
बल्कि यह हमारी खुद की गलतियों की वजह से हो रहा है। आपको तो प्रूफ मिल गया ना कि मैं क्यों पटेल के खिलाफ हूँ, ताकि सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, गांव का हर एक बच्चा पढ़ लिख कर एक बढ़िया आदमी बन जाए, ताकि कम से कम वो खुद को तो बचा पाएगा, ऐसे नहीं मरेगा जैसे मैंने अपने भाई को खो दिया था। इसी वजह से अब गांव के लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, कुछ लोग गंगा के साथ होते हैं तो कुछ पटेल के साथ, लेकिन तब भी पटेल का साथ देने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही होती है। अब पैम्पलेट में लिखी हुई चीजों के हिसाब से काम करने पर धीरे धीरे करते हुए गांव की बीमारी खत्म हो जाती है। पटेल तो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो लोगों के दिल से मेरा डर खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वहीं गांव में भी अब जो लोग पटेल के साथ थे वो गंगा का साथ देने वालों के साथ भिड़ जाते हैं और गंगा को भी घेर कर उसे बहुत मारते हैं। पर तब भुजी बीच में आकर खड़ी हो जाती है ताकि वो गंगा को बचा पाए। वो अपने भाई विनोद से कहती है गंगा को दूर लेकर जाओ वरना ये गांव वाले उसे मार डालेंगे। इसलिए विनोद वहां से गंगा को लेकर तो चला जाता है, पर थोड़ी दूर आकर वो गंगा को पटेल के हवाले कर देता है, क्योंकि जब से उसकी बहन ने गंगा के साथ शादी की है तब से गांव वालों ने उसे भी इज्जत देना कम कर दिया था। इसी चीज के गुस्से में वो गंगा को फंसाकर खुद भी अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसको ये भी गिल्ट होता है कि आखिर ये सब करने के बाद वो अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाएगा, बेवकूफ आदमी। अब पटेल गंगा को बंदी बना लेता है और उसके गुंडे उसको बहुत ज्यादा मारते भी हैं, जो कि मूवी की शुरुआत वाला सीन था। पटेल गंगा से कहता है कि देख, तेरी जान की मेरी नजर में कोई कीमत है नहीं, इतनी आसान मौत तुझे नहीं दूंगा, तू पल पल तड़पेगा, वही देखने में मुझे मजा आएगा। इसलिए कल का आखिरी दिन है बलि देने का। अगर कल सूरज ढलने से पहले वाटरफॉल के अंदर कूद कर वो मेंढा नहीं लेकर आ पाया तो मेंढे की जगह मैं तेरी बेटी की बलि दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। गांव वालों को भी पता चल गया था कि अब मेंढा नहीं मिला तो इंसान की बलि दी जाएगी, जिससे वो सभी घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं किस इंसान की बलि दी जाएगी। अब गंगा बड़ी मुश्किल से जितना उसको दिखाई देता वही देखकर वो वाटरफॉल के पास आ जाता ताकि अंदर कूद सके। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसलिए नहीं कि उसकी जान चली जाएगी, बल्कि इसलिए कि यही पानी ने उससे उसका भाई छीन लिया था। जब भी वो पानी को देखता उसे बस अपने भाई की याद आती। यही वजह है कि पानी का गंगा के दिमाग में गहरा डर बैठा हुआ था। लेकिन दोस्तों, तब भी वो अपनी बेटी के खातिर वाटरफॉल के अंदर कूद जाता है, जहां भगवान की कृपा से उसकी जान बच जाती है। वाटरफॉल से गिरकर जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन गंगा ने कर दिखाया, वो बच गया। अब गंगा काली माता के मंदिर आता है, जहाँ कई सारी बकरियां मौजूद होती हैं, लेकिन वो मेंढा नहीं होता। गंगा फिर से परेशान कि अब क्या करूं, वो मेंढा कहाँ ढूंढूंगा मैं, शाम भी होने वाली है। इसलिए वो काली माता से कहता है कि माँ, आपने मुझे यहाँ तक जिंदा पहुंचाया, तो अब आप ही वो मेंढा मुझे ढूंढने में मेरी मदद करें, आपके बगैर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके ये कहने की देर थी कि उसे वो मेंढा दिखाई दे जाता है। ये देखकर गंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो उस मेंढे को लेकर तुरंत गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बलि देने वाली जगह पर पहुंचता, पटेल के गुंडे वहां पहुंचकर उस मेंढे का गला काट देते हैं ताकि मेंढा गांव वालों के सामने ही ना जा पाए। गंगा की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और अब शाम होने की वजह से पटेल फिर नाटक का बालामा देवी बनकर सरस्वती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको मार पाता। सारे गांव वाले पटेल से लड़ने आ जाते हैं, जो अब सारे उसके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि कल रात भुजी ने गंगा को विनोद के साथ भगाने के बाद सारे गांव वालों को समझाया था कि पटेल बहुत ही बुरा इंसान है। आज गंगा की बारी है, कल वो आपके साथ भी वही करेगा, यही मौका है, हमें एक साथ होना होगा। तब गांव वालों को पटेल दिखाई देता है, जो मंदिर के पास खड़े होकर भगवान से ये कह रहा होता है, तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं है, मुझ जैसा राक्षस इंसान गंगा के साथ पूरे गांव वालों की भावना के साथ खेल रहा है। आज मैं तुम्हारे सामने गंगा की बेटी की बलि दूंगा और तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। देखा दोस्तों, बुद्धि इसकी। पटेल ने सीधे अब भगवान तक को चैलेंज कर दिया। गांव वाले चुपके से उसकी ये सारी बातें सुन लेते हैं। इसी वजह से उन्हें यकीन हो जाता है कि पटेल एक नंबर का ढोंगी आदमी है। इसीलिए वो लोग पटेल से भिड़ जाते हैं ताकि सरस्वती को बचा पाए। लेकिन तब भी वो गांव वालों को हटाकर उसकी जैसे ही जान लेने वाला होता है, आसमान से जोरदार बिजली गिरती है और भगवान की मूर्ति पर रखा त्रिशूल सीधे पटेल की गर्दन में जाकर घुस जाता है। बहुत अच्छा वो पटेल के साथ भगवान को ललकार रहा था। अरे भगवान थोड़ी चुप रहेंगे। उसी के साथ साथ गांव में कई सालों के बाद तेज बारिश होती है, क्योंकि भले ही गुंडों ने मेंढे को मारा था, लेकिन गांव वालों ने बालामा देवी पर भरोसा रखकर 12 सालों तक उस मेंढे को पाला, तो उन्होंने उन गुंडों के हाथों मरने पर भी मेंढे की बलि मंजूर कर दी थी, जिस वजह से गांव में बारिश हुई। इस तरह गांव के ऊपर बीमारी और बारिश दोनों का खतरा टल जाता है, जिससे सारे गांव वाले बड़े खुश होते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में गांव के स्कूल में अपर और लोअर कास्ट दोनों के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ने लग जाते हैं।
जिस चीज को पटेल सिर्फ आंखों से देख पाता है, क्योंकि त्रिशूल लगने से वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन अब वो शरीर को चला नहीं सकता। बालामा देवी ने उसको मारा नहीं, बल्कि हर वो चीज जो वो नहीं करना चाहता था उसे उसकी ही आंखों से देखने के लिए जिंदा छोड़ दिया। साथ ही साथ गंगा की तो आंखें चली गई थी, लेकिन अपनी हिम्मत और मेहनत के बलबूते पर उसने अपने परिवार की इज्जत वापस लाई और गांव को अंधेरे से उजाले में लेकर गया। इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।